जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें आप MPPSC 2020 प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री और बाकी के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं आपके लिए 60 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो बस उनका एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे और आप लोग इस सेशन को देखिए और ये सेशन आपको काफ़ी सहायता देगा रिवीजन करने में। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। यानी जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन कब आया था। तो भाई कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन जब आया था तो इसमें कितने मेंबर थे? दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें 3 सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था, इसमें जो है 3 सदस्य थे और इसमें ये पूछा गया है कि उसमें से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन 1946 का जो सदस्य नहीं थे उनका नाम था जॉन साइमन। जॉन साइमन वही हैं जो साइमन कमीशन के सदस्य थे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, जो कि 1928 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की जो समाधियां हैं वो किस परिसर में रखी हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले कस्तूरबा कौन है? तो कस्तूरबा आप सब जानते हैं कि ये महात्मा गांधी जी की वाइफ का नाम है। तो महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी, और महादेव देसाई जो गांधी जी के सचिव थे, तो इन दोनों की जो मृत्यु है वो सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको पूना का आगा खां पैलेस। अब पूना का आगा खां पैलेस क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सबने पढ़ा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 शुरू हुआ था, तो इस दरमियान इस आंदोलन के प्रारंभ में ही गांधी जी समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी, उनके सचिव महादेव देसाई और सरोजनी जो नायडू थी, इनको गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। और बाकी जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करके अहमदनगर फोर्ट जेल में रखा गया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ रखा गया था। आपको बताना है पूना के आगा खां पैलेस में। कहाँ पर कस्तूरबा और महादेव देसाई ने उनका साथ छोड़ दिया? तो यहीं पर जेल परिसर में जो है उनकी डेथ हो गई थी, यहीं पे उनके स्मारक बने हैं पूना के आगा खां पैलेस में। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा और उनके सचिव महादेव देसाई की मृत्यु आगा खां पैलेस में हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त क्रांति या आज़ादी के लिए किया गया अंतिम महान प्रयास भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस था इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे बहुत पूछा भी जाता है, क्योंकि इसमें आप ध्यान देंगे भारतीय वर्ड लगा है, प्रथम भारतीय। अगर वो ये पूछते कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो आंसर आपका अलग हो जाता, क्योंकि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष रही हैं उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन इसमें पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो आप सब जानते हैं सरोजनी नायडू जिन्हें हम लोग कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी इनको हम लोग भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में और ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं? भारत कोकिला कहते हैं। और स्वर कोकिला आप जानते हैं कि स्वर कोकिला कहा जाता है किसको? लता मंगेशकर को। तो स्वर कोकिला कौन है भारत की? दैट इज लता दीदी। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत कोकिला कौन है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है
कि सरोजनी नायडू की बहुत फेमस एक किताब है, वो भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं, उसका नाम है ब्रोकन विंग्स। तो ब्रोकन विंग्स किसकी पुस्तक है, आप याद रखिएगा, सरोजनी नायडू की पुस्तक है। तो ये संभावित कुछ प्रश्न है सरोजनी नायडू से जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मल्टी टैलेंटेड महिला थी, दोनों हाथों से लिखती थी, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात एचआरए नाम का जो संगठन है वो 1924 में बना था और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम था सचिंद्र सान्याल। तो सचिंद्र सान्याल जो हैं वो इसके संस्थापक थे। इनके द्वारा जो है कानपुर में संगठन की स्थापना की गई थी 1924 में। ये एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराना। तो भारत को क्रांतिकारी तरीके से आज़ाद कराने के लिए सचिंद्र सान्याल के द्वारा 1924 में क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया गया और उस संगठन का नाम रखा गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन ने जो पहली घटना को अंजाम दिया था, इनका जो पहला कार्य था या इनका जो प्रथम कार्य था एचआरए का, वो था काकोरी कांड। काकोरी कांड आप सभी जानते हैं। एचआरए जो संगठन था इसके द्वारा पहला जो कांड किया गया था वो काकोरी कांड किया गया था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें एक सरकारी ट्रेन को इन्होंने लूट लिया था और इस केस में ज़्यादातर एचआरए के जो मेंबर थे उनको जेल हो गई थी। मतलब लगभग 29 लोग जेल में चले गए थे, आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। और कुछ लोग जिसमें आपके बिस्मिल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां हैं, आपके ठाकुर रोशन सिंह हैं और राजेंद्र लाहड़ी, अशफाक उल्ला, ठीक है, और ठाकुर रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी हुई थी। एचआरए के केवल एक मेंबर बच पाए थे और उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। इसीलिए उनको कहते हैं आज़ाद, क्योंकि वो आज़ाद थे, आज़ाद रहे और आज़ाद हैं। ठीक है, ब्रिटिश पुलिस उन्हें कभी नहीं पकड़ पाई और ना ही उन्हें गिरफ्तार करवाई। तो प्रश्न में पूछा गया था एचआरए कब बना, 1924 में बना था, कानपुर में बना था, संस्थापक का नाम सचिंद्र सान्याल था। एचआरए का पहला कार्य क्या था, काकोरी कांड लूट 1925 में, ठीक है, 9 अगस्त को, और इसमें 4 लोगों को फांसी हुई। फांसी होने वाले लोगों का नाम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी था। 29 लोगों को जेल हुई जिसमें सचिंद्र सान्याल भी शामिल थे। सचिंद्र सान्याल ने जेल में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है बंदी जीवन। तो आज के बाद आपसे पूछा जाए बंदी जीवन किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे सचिंद्र सान्याल की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अब आपको ये बताना इनमें से सही सुमेलित कौन नहीं है। तो कालिदास का नाम दिया है रघुवंशम के साथ, रघुवंशम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। भास का नाम दिया है स्वप्न वासव दत्तम के साथ। सुबंधु कादम्बरी जो पुस्तक है वो हर्ष चरित्र की है, बहुत पॉपुलर है। हर्ष चरित्र और कादम्बरी ये दोनों जो पुस्तक हैं वो बाणभट्ट की हैं। किसकी हैं, बाणभट्ट की हैं। और इसमें नाम दिया है कौन, सुबंधु। तो सुबंधु का संबंध इससे नहीं है, इसलिए जो सुमेलित नहीं है उसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी सुबंधु का संबंध कादम्बरी से नहीं है। कादम्बरी और हर्ष चरित्र बाणभट्ट की पुस्तक है। और हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे, जिसमें एक रत्नावली, एक का नाम प्रियदर्शिका और एक का नाम था नागानंद। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये हर्ष की किताबों का नाम है। ये तीनों नाटक हैं। वो बात अलग है कि हर्ष पर यह आरोप लगता है कि उसने संभवतः किसी धोई नामक कवि से ग्रंथ लिखवाए थे और बाद में इनको अपने नाम से करवा लिया था। देखिए वो बाद का विषय है, लेकिन मेंस में भी पूछा गया है हर्षवर्धन के नाटक कौन से थे। तो हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट कहते हैं। 3 बड़े नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, नहीं दिया गया था ये पूछा गया है। सबसे बड़ी बात है, जब हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो हमें कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है, ध्यान से सुनिएगा, कुतुब मीनार दिल्ली में है और ये जो दिल्ली की कुतुब मीनार है इसका जो निर्माण प्रारंभ करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। निर्माण प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए उस समय के एक प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक बहुत प्रसिद्ध जो हैं संत थे, बख्तियार काकी। ये चिश्ती परंपरा के संत थे, तो इनके सम्मान में करवाया था। कुछ बच्चों को एक और कन्फ्यूज़न रहता है कि जब ये कुतुब मीनार बनवाई गई थी तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस दुनिया में नहीं थे। ये गलत है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं वो जीवित थे और जब ये कुतुब मीनार बनवाई गई तो उसका नाम उनके नाम पर रखा गया। ये कुतुब मीनार क्यों बनवाई गई थी
क्योंकि इसके बगल में एक मस्जिद थी जो भारत की पहली तुर्क मस्जिद है या दिल्ली की पहली तुर्क मस्जिद है, इसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में अजान देने के लिए एक ऊंची जगह की ज़रूरत थी जहाँ से सबको बुलाया जा सके। तो इस मस्जिद में लोगों को बुलाने के लिए, अजान के लिए ये मीनार बनवाई गई थी। ठीक है, तो इसका निर्माण प्रारंभ करवाया ऐबक ने। इसको पूरा करवाया था, इस कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय ये 4 मंजिल तक बन गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, भूकंप आया, संभवतः कुछ किताबों में बिजली आने की जानकारी, बिजली से क्षतिग्रस्त हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसकी मरम्मत करवाई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी मरम्मत करवा के जो चौथी मंजिल इसकी टूट गई थी उसकी जगह पर इसको 5th मंजिल कर दिया, यानी चौथी गिरी तो उसकी मरम्मत और 1 मंजिल बना दिया, यानी चौथी को तुड़वाकर 2 मंजिल बना दी। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये 5 मंजिल हो जाती है। तो वो शासक जिसका इससे कोई कनेक्शन नहीं था, वो उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसके सम्मान में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। और इसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और मरम्मत करवाई थी जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? कौन सा जो सुल्तान है वो एक नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु उलेमाओं ने विरोध किया और इसकी वजह से जो है फिर बाद में उस सुल्तान ने नया धर्म चलाने से खुद ही मना कर दिया, और उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो वो शासक जो एक नया धर्म चलाना चाहता था उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी कहता था, अलाउद्दीन खिलजी धर्म को ज़्यादा नहीं मानता था। वो ये कहता था कि मुझे नहीं पता शरीयत क्या कहती है, मैं वही करूँगा जो राज्य हित में होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ये कहता था कि मैं वही करूँगा जो राज्य हित में होगा, जो राज्य के लिए सही होगा, जो परिस्थितियों के हिसाब से सही होगा। तो उसने राज्य को, जो राज्य हित में होगा, तो उसने राज्य को क्या किया था? धर्म के ऊपर कर दिया था। इससे पहले क्या दिक्कत थी कि जितने भी शासक गद्दी पर बैठते थे वो धर्म के हिसाब से चलते थे। धर्म मतलब कुरान, कुरान मतलब शरीयत, शरीयत मतलब हदीस। तो कुरान के हिसाब से शासन होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं नहीं जानता शरीयत क्या कहती है, मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा, जो राज्य हित में सही होगा। और वो एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, परंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से उसने बाद में इस नए धर्म के कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक सफलतम शासक था, जिसके सुधार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जब आप MPPSC मेंस देंगे तो उसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? देखिए, अशोक के शिलालेखों में उसके कुछ पड़ोसी और कुछ विदेशी राजाओं की चर्चा है, उन्हीं में एक है तुर्मय। तुर्मय जो है ये मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। इसी को बोलते हैं टॉलमी सेकंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉलमी सेकंड। तो मिस्र का राजा था जिसको तुर्मय या टॉलमी सेकंड कहा जाता है। इसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। किस में मिलती है? 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने 5 विदेशी पड़ोसी राज्यों की जानकारी दी। कितने? 5 विदेशी पड़ोसी राज्यों की, यानी जो 5 विदेशी राज्य थे जो उसके अशोक के समकालीन थे, उनकी जानकारी उसने 13वें शिलालेख में दी है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन भी है। उसी कलिंग युद्ध वर्णन वाले अवलेख में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मिस्र का राजा था जिसका नाम तुर्मय था। तो अशोक जो कि एक महानतम शासक था, जिसने अहिंसा के माध्यम से लोगों को बौद्ध धर्म का जो है एक संदेश दिया, बौद्ध धर्म के माध्यम से अहिंसा का एक संदेश दिया और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का डंका बजाया। संभवतः अशोक ही वो राजा था जिसने बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से बाहर श्रीलंका, चीन और पड़ोसी राज्यों में भेजा था। ठीक है, चलिए याद रखिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को, अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीज भारतीय समाज की कितनी श्रेणियां थी? यानी अगर हम मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज के हिसाब से भारत में कितनी श्रेणियां थी? फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें मुझे ही आंसर देना है, रिकॉर्डेड सेशन होगा ये, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 7। मेगस्थनीज जब भारत आया तो मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज कुछ समय रहा और यहीं पर रहने के बाद उसने एक किताब लिखी थी और उसकी किताब का नाम है इंडिका।
तो इंडिका में उसने ये बताया कि भारतीय जो समाज है वो 7 भागों में बटा था। कितने भागों में? 7। उन 7 लोगों के नाम उसने क्या बताए, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बता बोला एक दार्शनिक, ये कर्म के आधार पर एक तरीके से बता दे, बाई प्रोफेशन। दार्शनिक, सभासद, निरीक्षक, सैनिक, किसान, अहीर और मजदूर। अहीर से मतलब है पशुपालक। तो इस प्रकार उसने 7 कैटेगरी बताई। लेकिन आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? आचार्य चाणक्य के हिसाब से भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। समाज में 4 वर्ण थे। तो दोनों अलग अलग बातें करते हैं। इनके हिसाब से वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और मैगस्थनीज के हिसाब से भारत का जो समाज है वो 7 भागों में बटा हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र में बताते हैं भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में दास प्रथा थी, भारत में अकाल पड़ते थे। जबकि मैगस्थनीज की इंडिका कहती है, अगर हम इंडिका की बात करें तो इंडिका के हिसाब से भारत में दास प्रथा नहीं थी और भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। ये हमको कौन बोल रहा है? मैगस्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी और भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। जबकि आचार्य चाणक्य के हिसाब से भारत में अकाल भी पड़ते थे और भारत में दास प्रथा का उल्लेख है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो ये जो दोनों अलग अलग बातें हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें एक छोटी सी बात है, आखिर मैगस्थनीज जैसा क्यों कह रहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं? उसके पीछे एक छोटा सा कारण था। यूरोप में जब दासों को, गुलामों को रखा जाता था, उन्हें जंजीरों से बांधा जाता था, उन्हें फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे, ढंग का खाना नहीं दिया जाता था, अत्याचार किया जाता था। लेकिन वहीं जो भारत में गुलाम थे या दास थे उनकी स्थिति बहुत बेहतर थी। वो जब किसी घर में नौकर होते थे तो उनको ऐसे रखा जाता था जैसे वो घर के सदस्य हैं। तो मैगस्थनीज कंफ्यूज हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि इस दास है या घर का सदस्य है। इसलिए वो लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। जबकि आचार्य चाणक्य डंके की चोट पर कहते हैं कि भारत में दास प्रथा थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और ये भी बताया कि कब किसको कैसे दास बनाया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो कौन सी ब्रह्मवादिनी है? निम्नलिखित में से वो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? देखिए ब्रह्मवादिनी की अगर हम बात करें तो ब्रह्मवादिनी से मतलब है विदुषी महिला, ऐसी महिला जिसने कुछ शिक्षा प्राप्त की थी, पढ़ी लिखी थी। तो अब इसमें अगर आप नाम देखेंगे, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री, ये सब विदुषी महिलाओं के नाम हैं। सावित्री तो देवी हैं, सविता की जो वाइफ थी। लीलावती भी बहुत पढ़ी थी, गार्गी भी बहुत विदुषी थी। लेकिन उसमें ये साथ में कह रहे हैं कुछ वैदिक मंत्रों की। तो कुछ वैदिक मंत्रों की जो रचना करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। किस में मिलती है? ऋग्वेद में कुछ ब्रह्मवादिनी और विदुषी महिलाओं की चर्चा मिलती है, जिसमें लोपामुद्रा है, जिसमें घोषा है, जिसमें सिक्ता हैं, अपाला हैं। घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, ये वो विदुषी महिलाएं थी जिनकी चर्चा ऋग्वेद में है और संभवतः जिन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना भी की थी। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से आंसर हो जाएगा ए, मतलब जिन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना की थी। आंसर इसका रहेगा ए। अगर हम आगे बात करें, अगला प्रश्न है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, प्रश्न ये है और आपको इसका आंसर देना है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा? रणजीत सिंह का सीन क्या है? देखिए, पहले आपने सुना होगा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इनकी मृत्यु हो जाती है, 10वें और लास्ट गुरु। इनके मरने के बाद बंदा बहादुर नामक जो उनके शिष्य थे, उन्होंने सिखों का नेतृत्व किया और एक बड़े राज्य की स्थापना पंजाब में की और सिखों को बुरी तरीके से तंग रखा। इनकी मृत्यु के बाद सिख जो हुए थे वो कई भागों में बट गए थे और उन्हीं में थी 12 मिसल। कितनी मिसल थी? 12 मिसल। तो 12 मिसल का मतलब क्या है? मिसल मतलब है समान, यानी बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख 12 टुकड़ों में बट गए थे, 12 अलग अलग ग्रुपों में बट गए थे। अलग अलग ग्रुप में एक लीडर था। तो इन 12 मिसलों में 2 मिसल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक मिसल का नाम है, जिसके रणजीत सिंह थे, उनका नाम है सुकर चकिया मिसल। क्या नाम है? सुकर चकिया मिसल। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से? सुकर चकिया। और दूसरा, इसमें सबसे शक्तिशाली एक मिसल थी, उसका नाम था भंगी मिसल, जिसका संभवतः अमृतसर वाले क्षेत्र पर शासन था। तो ये भंगी मिसल
सबसे शक्तिशाली थी और इसका अमृतसर पर शासन था। बाद में रणजीत सिंह ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था और इस प्रकार रणजीत सिंह सभी मिसलों के प्रमुख बने और बाद में राजा बने। तो 2 मिसल तो एटलीस्ट याद रखिएगा, क्या, एक भंगी मिसल जो सबसे शक्तिशाली थी और दूसरा शुक्रचक्कीय मिसल जिसके रणजीत सिंह थे। अगला प्रश्न है कॉमन व्हील। कॉमन मतलब साधारण, व्हील मतलब पहिया। कॉमन व्हील पत्र किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, ये जो समाचार पत्र है वो श्रीमती एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। एनी बेसेंट ने भारत में अपने विचारों को रखने के लिए 2 समाचार पत्रों का प्रयोग किया था, जिसमें एक का नाम कॉमन व्हील था और एक का नाम था न्यू इंडिया। ठहरो दोस्तों, याद रखना, न्यू इंडिया और यंग इंडिया में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। यंग इंडिया गांधी जी का है और न्यू इंडिया किसका था? न्यू इंडिया था श्रीमती एनी बेसेंट का। संभवतः ये दोनों समाचार पत्र उनके द्वारा 1914 के आसपास प्रारंभ किए गए थे और बाद में इन समाचार पत्रों का प्रयोग उन्होंने अपने होम रूल आंदोलन में बड़े पैमाने पर किया था। यानी होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट अपने विचारों को इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से रखती थी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बता देना जरूरी है, एनी बेसेंट भारत में स्वशासन की तो समर्थक थी, लेकिन भारत की पूर्ण आज़ादी की समर्थक नहीं थी। यानी वो ये तो चाहती थी कि भारतीयों को अधिकार मिले, भारतीयों को आंतरिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया जाए, परंतु वो पूरी तरीके से भारत को आज़ाद कराने के पक्ष में नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे बनाया गया, जो एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। एक और बात है बच्चों, जितने भी प्रश्न आप कर रहे हैं ये कभी ना कभी एग्जाम में आए हैं, सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है विट्ठल भाई पटेल। कौन है विट्ठल भाई पटेल? विट्ठल भाई पटेल जो है वो स्वराज पार्टी के मेंबर थे। स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में किया गया था। कब किया गया था? 1923 में गठन हुआ और इसके जो गठनकर्ता हैं उनका नाम था मेन, एक CR दास थे और एक का नाम था मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो बंद कर दिया था उससे दुखी होकर, नाराज होकर एक पार्टी बनाई थी इलाहाबाद में और इस पार्टी का नाम रखा था उन्होंने स्वराज पार्टी। तो इस पार्टी के एक मेंबर थे। जब इस पार्टी ने चुनाव लड़े तो इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी स्वराजवादी की या स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इनके एक सदस्य जिनका नाम विट्ठल भाई पटेल था, जो कि वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं, विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का 1925 में अध्यक्ष बनाया गया। ये अध्यक्ष का पद मतलब आज के स्पीकर की तरह है। जैसे आज स्पीकर का पद होता है वैसे उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष का पद था। तो इसे स्वराज पार्टी अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है। याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल जो कि वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिनियमों से प्रश्न बनते हैं, उन्हीं में से एक प्रश्न है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो ये जो स्थापना की गई थी वो की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है स्थापना की गई थी और इसी के द्वारा, यानी इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? इसमें दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था। एक शासन को हम बोलते हैं क्या? दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अपने प्रयास से सभी के आंसर सही दे रहा हूँ और प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इन केस अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए या गलती से अगर आपको ऐसा लगे कि उसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपका दिमाग कहता है कि इसमें डाउट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। गलती इंसानों से होती है और मैं तो इंसान हूँ, संभावित है कि मुझसे भी गलती हो सकती है। प्रयास ये है कि हम गलती ना करें, लेकिन कभी हो जाए तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। आप एक बार उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, तो ये हमारे यहाँ मनाया जाता है 17 नवंबर को। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस डेट में इतिहास के पन्नों में कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए थे, जैसे कि समाचार पत्रों का विकास हुआ था, जिसकी वजह से राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे ये वाला प्रश्न है, तो इस वाले प्रश्न को एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जिस प्रश्न पे अगर कोई डाउट होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि
अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा, वैसे तो हम कंफर्म ही आंसर आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, आपको बताना है। तो चीनी जो लेखक हैं वो भारत का जो उल्लेख है वो करते हैं बच्चों इंतु के नाम से करते हैं। यानी चीनी लोग अपनी भाषा में भारत के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंतु, इंतु। ठीक है, चलिए, तो चीनी लोग भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, इंतु। एसी थोड़ा कूलिंग कर दो। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, इनमें से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा इसको याद रखिएगा, कहाँ पर नहीं है, इनमें से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो देखिए, अगर आप बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो को चंदेल राजाओं के द्वारा बसाया गया है। किसके द्वारा बसाया गया, चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो को बसाया गया है। और चंदेल राजाओं द्वारा लगभग 950 से लेके 1050 के मध्य, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य वहाँ पर लगभग 85 मंदिर बनवाए गए थे, 85 मंदिर बनवाए गए थे। परंतु इन 85 मंदिर में से वर्तमान में केवल 22 सुरक्षित बचे हैं। कितने, 22। कुछ किताबों में 25 भी मिलता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप 22 याद रख सकते हैं। वर्तमान में 22 सुरक्षित हैं। उन्हीं मंदिरों में जो सबसे फेमस टॉप कैटेगरी का मंदिर है उसका नाम है कंदरिया महादेव। उसमें से एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, उसमें से एक मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर, और उसमें से एक, बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें एक लक्ष्मण मंदिर भी है। क्या बोलते हैं, लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर है, अगर मैं इस पर लिखूंगा, एक जगदम्बी मंदिर है, जगदम्बी मंदिर है। अगर हम बात करें इसके अलावा तो यहाँ पर एक विश्वनाथ मंदिर है जो कि बहुत पॉपुलर है, विश्वनाथ मंदिर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज मंदिर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर चतुर्भुज मंदिर है। इसके अलावा वहाँ पर घंटाई मंदिर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर ब्रह्मा मंदिर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, लक्ष्मी मंदिर है। ये तो हो गए हिंदू धर्म के मंदिर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ जैन मंदिर हैं, लाइक जिन्नाथ मंदिर है, लाइक आदिनाथ मंदिर है। तो बहुत सारे जो मंदिर हैं वो खजुराहो में बने हुए हैं, और उनमें सबसे पॉपुलर एक कंदरिया महादेव है, एक लक्ष्मण मंदिर है, एक चतुर्भुज मंदिर है, एक विश्वनाथ मंदिर है। अब लेकिन जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर क्या है, तो दशावतार मंदिर जो है वो झांसी के देवगढ़ में है। कहाँ पर है, देवगढ़, जो कि ललितपुर का हिस्सा है वर्तमान में। तो देवगढ़ यूपी यानी ललितपुर में ये मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर का नाम है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये मंदिर बेतवा नदी के एक द्वीप पर बना हुआ है, जिस द्वीप को हम लोग कहते हैं क्या, देवगढ़। देवगढ़ बेतवा नदी का एक आइलैंड है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। अगर आज के बाद कभी एग्जाम में पूछा जाए कि गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो उसका नाम है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्यों भाई, इसका ऐसा क्या कनेक्शन है, तो इस मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। और आप सब जानते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है उनका जो, यानी गुप्ता जो रूलर थे, उनका राजकीय जो धर्म था वो वैष्णव था, भगवान विष्णु को वो बहुत मानते थे। तो दशावतार मंदिर गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर लेटे हुए दिखाया गया। यह मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है, बेतवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, वराहमिहिर की पंच सिद्धांत का आधारित है। वराहमिहिर जो कि बहुत बड़े एक खगोलज्ञ थे। कौन थे, बहुत बड़े खगोलज्ञ। और जो व्यक्ति खगोलज्ञ होता है, क्योंकि उसकी गणनाएं अच्छी होती तो गणितज्ञ ऑलरेडी होता है, तो बहुत बड़े खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। और इनका जो सम्मान है वो चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त सेकंड, ये चंद्रगुप्त सेकंड के ज्योतिषाचार्य थे, या ऐसा बोल सकते हैं उनके राज ज्योतिषी थे। कौन थे, राज ज्योतिषी। तो उनके राज ज्योतिषी थे, ज्योतिषाचार्य थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और इस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांत का। एक्चुअली में ये पंच सिद्धांत का जो है वो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, क्योंकि भारतीयों को खगोल विज्ञान के ज्ञान के बारे में, खगोल ज्ञान के बारे में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो यूनानी लोग थे। यूनानी लोग गुप्तों से पहले आए थे, और उनके द्वारा जो है भारत में कई सारी जो है खगोल से संबंधित जानकारियां भारतीयों को दी गई, और इसी खगोल विद्या पर आधारित है वराहमिहिर का पंच सिद्धांत। वराहमिहिर मध्य प्रदेश के कायथा
से संबंधित थे, उनका जो जन्म है वो कायथा में हुआ था। और ये चंद्रगुप्त सेकंड के राजज्योतिषी थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका। एक सेकंड रुकिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह युद्ध, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। देखिए, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, जब ये प्रश्न आता है तो बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे सीधा आंसर इस पे जाते हैं, जो कि गलत होता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, क्योंकि उनको लगता है कि इसको हराने के बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित, जो गलत है। ज़्यादातर लोग इस पे जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, इस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में कौन पराजित हुआ? इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, या पृथ्वीराज चौहान की आप बोल सकते हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उनकी जो दिल्ली थी, जो उनकी कैपिटल थी, उस दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्क मतलब जो मुस्लिम शक्तियाँ थी उनका अधिकार हो गया, और तुर्कों ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया, और यहीं पर भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई। क्योंकि भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना इस युद्ध में हुई थी, इसलिए इस युद्ध को इतिहास में मील का पत्थर कहते हैं। तो आज के बाद कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किस युद्ध को भारतीय इतिहास में मील का पत्थर कहते हैं, वो है तराइन 2। क्यों कहते हैं? क्योंकि तराइन 2 के बाद उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार करके उसे अपनी कैपिटल बना लिया, और वहीं से राजनीतिक गतिविधियां चलाने लगे। तो भारत में मुस्लिम सत्ता, भारत में तुर्की राज्य, भारत में इस्लामिक स्टेट की जो स्थापना है वो तराइन के सेकेंड युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी, इसलिए भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आने लायक पूरी संभावना इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब क्रिप्स मिशन की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए भैया क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, 23 मार्च आप याद रख सकते हैं। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों को इसमें एक और डाउट रहता है, जब ये पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन कब आया तो ठीक है आपको पता है, फिर उनसे पूछा जाता है कि कितने सदस्य थे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता 3 या 5 या 7। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये केवल एक सदस्य था, इसमें केवल एक सदस्य थे, और उन सदस्य का नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स ब्रिटेन के एक मंत्री थे। तो स्टेफर्ड क्रिप्स को जो है वहाँ के पीएम, जिनका नाम था क्या, विंस्टन चर्चिल ने इनको जो है 1942 में भारत में भेजा था कि भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एग्री करो और उनको थोड़ा सा खुश करो। तो स्टेफर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को भारत आए, एक सदस्यीय मिशन था, और उन्होंने भारत में आकर जो प्रस्ताव रखा उसे क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस यानी कि गांधी जी ने टोटली रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक, या एक ऐसा चेक है जो भविष्य में कभी कैश नहीं होगा, जिसकी तिथि भविष्य में नष्ट हो जाएगी। मुस्लिम लीग ने भी इसे नष्ट कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। और अगर आपने सुना हो कि मुस्लिम लीग ने जब इसे अस्वीकार किया था तो मुस्लिम लीग, एक मिनट कहाँ गया, चल के नहीं रहा, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार करने के बाद अगर आपको याद हो तो कराची में सम्मेलन हुआ था 1943 में। तो कराची सम्मेलन 1943 में एक नारा दिया था नाराज होकर, वो नाराज होकर ये नारा था कि बांटो और छोड़ो। इसे रिजेक्ट क्यों किया था मुस्लिम लीग ने? क्योंकि इसमें उनकी जो पाकिस्तान की डिमांड थी उसको पूरा नहीं किया गया था। इसके बाद गांधी जी को गुस्सा आया, गांधी जी ने कहा कि यार ये क्या है, हम तो इतना कुछ चाहते हैं लेकिन ये कुछ दे नहीं रहे। तो गांधी जी ने इस मिशन की असफलता के बाद वो किया जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और पूछा भी जाता है कि किस मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी को गुस्सा आया और गांधी जी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। हमारा 21 क्वेश्चन कहता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेजेंट डायरी। प्रेजेंट डायरी मतलब किसी कैदी ने, किसी व्यक्ति ने इसे जेल में लिखा है कि भाई जेल की स्थिति क्या है, जेल में वो क्या क्या सोचता है। तो प्रेजेंट डायरी नामक जो पुस्तक है वो जयप्रकाश नारायण की है। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने एक नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, बहुत पॉपुलर शख्सियत थे, संपूर्ण क्रांति इनका नारा है। एक और चीज़ याद रखना कि जयप्रकाश जो नारायण थे, इनका जो नाम आपको इतिहास में सबसे पहले मिलेगा एज एक अच्छे
नेता के तौर पर वो आपको मिलेगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो है उसका नेतृत्व किया था, क्योंकि गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ऐसे जो युवा नेता थे इन्होंने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करने वाले कौन थे? उनका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को लिखने का बहुत शौक था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से लिखा करता था। लेकिन इस तरह का एक वर्ड और है जो आपको कंफ्यूज कर देता, एक गुलरुखी है और एक गुरुमुखी है। तो गुरुमुखी एक लिपि का नाम है और ये लिपि पंजाबियों की है, और इस लिपि का आविष्कार किया था गुरु अंगद ने, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। तो गुरु अंगद ने सिखों की लिपि का आविष्कार किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं गुरुमुखी लिपि। सेकंड जो है गुरु थे। और सिकंदर लोदी के बारे में याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो है लिखना पसंद करता था गुलरुखी उपनाम से। सिकंदर लोदी की एक खास बात और थी, ये शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। एक और ख़ास बात थी, वैसे तो ये कट्टर शासक के तौर पर जाना जाता है, परंतु रात को सोने से पहले ये विद्वानों के साथ चर्चा करता था। कहते हैं वो कौन सा सुल्तान था जिसके बिस्तर के चारों ओर विद्वान बैठे रहते थे और उनसे वो चर्चा करता था सोने से पहले? वो सिकंदर लोदी ही था। ठीक है, याद रखिएगा, ये है सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का एक महानतम और सफलतम सुल्तान माना जाता है। आप सब जानते हैं कि आगरा को किसने बसाया? आगरा को बसाकर उसे राजधानी बनाया राजपूतों पर नियंत्रण करने के लिए। इसके अलावा ये एक ऐसा शासक भी था जिसने, अगर आपको याद हो तो, सभी शासकों ने इस टैक्स में से हिस्सा लिया, लेकिन खम्स नामक टैक्स में से इसने कोई हिस्सा नहीं लिया था, जो इसे एक अपवाद क्वेश्चन बनाता है। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने कोई हिस्सा नहीं लिया था खम्स नामक कर में से? खम्स लूटा हुआ या गड़ा हुआ धन होता था जिसे सेना लूट कर लाती थी, उसमें से एक हिस्सा सुल्तान को मिलता था, परंतु इसने लेने से मना कर दिया। आपका अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि किसी भी राज्य की वित्तीय व्यवस्था की अगर आप चोल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल कोई भी पढ़ेंगे, सातवाहन काल, तो वहाँ पर आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा आमदनी होती थी भू राजस्व। अब ये प्रश्न इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको पता है कि विजयनगर का संबंध संभवतः हो सकता है बंदरगाहों से भी हो, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएं और जानबूझकर आप बंदरगाह लगा दो। विजयनगर की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो वहाँ की सबसे मुख्य विशेषता थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? देखिए, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय जो विजयनगर के सबसे महानतम शासक थे, इनके द्वारा अपनी माँ के सम्मान में एक नगर बसाया गया था। कृष्णदेवराय की माँ का नाम था नागला देवी। उनकी माँ का नाम क्या था? नागला देवी, और उनके सम्मान में उन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? नागलापुर। इनके पिता का नाम था नरसा नायक। नरसा नायक बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। इनके नेतृत्व में विजयनगर काफ़ी मजबूत हुआ था। बाद में कृष्णदेवराय ने विजयनगर की कीर्ति को हमेशा हमेशा के लिए जीवित कर दिया। ठीक है, कृष्णदेवराय को कई मंदिरों का निर्माता भी कहते हैं। उसमें से दो मंदिर बड़े फेमस हैं, एक है हम्पी का हजारा स्वामी जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और एक है हम्पी का विट्ठल स्वामी मंदिर। तो विट्ठल स्वामी और हजारा स्वामी मंदिर ये दोनों हम्पी में बने हैं, और इन मंदिरों का निर्माण करवाया था विजयनगर के महानतम शासक जिनका नाम था कृष्णदेवराय। ठीक है, याद रखिएगा। तो कृष्णदेवराय के द्वारा विजयनगर में दो मंदिरों का निर्माण करवाया गया, हजारा स्वामी, विट्ठल स्वामी। अगर हम कृष्णदेवराय की बात करते हैं तो उनसे तो प्रश्न इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगे। सबसे पॉपुलर प्रश्न आपने सुना होगा कि अष्टदिग्गज उनके दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज 8 मंत्रियों का एक समूह था, ठीक है, जिसमें तेनालीराम और अल्लासानी पेद्दानी प्रमुख हैं। अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु कवियों का एक समूह। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। ये हैं कृष्णदेवराय। निम्नलिखित में से कौन, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था?
देखिए, जब आप मौर्य काल का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आप उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि 18 तीर्थ थे। तीर्थ मतलब उच्चाधिकारियों को अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया, जो बड़े बड़े अधिकारी थे। इसके अलावा उसमें 26 विभागीय अध्यक्ष थे। कौन थे? 26 अलग अलग विभागों के अध्यक्षों की जानकारी भी जो है वो अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अधिकारी थे। तो इसमें ये पूछा जा रहा है वो अधिकारी जो माप तौल का कार्य करता था वो कौन था? तो दोस्तों उसका अध्यक्ष, उसका नाम था पौतवा अध्यक्ष। क्या नाम था? पौतवा अध्यक्ष जो है वो माप तौल का अधिकारी था। इसको आपको याद रखना। क्या बोलते थे इसको? पौतवा अध्यक्ष बोलते थे, याद रखिएगा, जो माप तौल का अधिकारी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस प्रश्न में आपको लगे तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लाइक पौतवा अध्यक्ष, पन्ने अध्यक्ष, इनको आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जिससे कोई मिस्टेक होने की संभावना ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मुझे जानकारी उसके हिसाब से, और मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि हमको कोई दिमाग में कुछ क्लिक किया और उस वजह से आंसर गलत हो गया। तो आप एक बार जब किसी प्रश्न में डाउट होगा, कुछ होगा, तो मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए ज़रूर बोलूँगा, जिससे आपका नंबर गलत ना हो, एग्ज़ाम में आपसे गलती ना हो। आपको करना क्या है, एक बार गूगल पे जाके चेक करना है या किताब से देख लेना। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? इस प्रश्न को लेकर कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रयोग है वो नियमित उपयोग के लिए करने वाले शासक का नाम था विम कटफिसेस। ये एक कुषाण शासक था और इसने भारत में पहली बार इन सिक्कों का प्रयोग नियमित तौर पर किया था। हालांकि आप सब जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले जो रूलर हैं, उन रूलरों का नाम है यूनानी या इंडो ग्रीक। और यूनानी और इंडो ग्रीक शासकों में वो पहला शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए थे, उसका नाम आप बिंदास होकर मिनांडर बता सकते हैं। संभवतः मिनांडर भारत का वो पहला यूनानी शासक था जिसने जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। बाद में यूनानियों के बाद शक और कुषाणों का शासन आया, और कुषाणों में एक राजा थे जिनका नाम था विम कटफिसेस। विम कटफिसेस का मतलब है इन्होंने उपयोग के लिए रेगुलरली इन सिक्कों का प्रयोग किया। तो दोनों में अंतर है। अगर यही प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए और मिनांडर ऑप्शन में होता तो मिनांडर राइट आंसर होता, लेकिन इसमें नियमित वर्ड लगाकर आपको आंसर के लिए विम कटफिसेस। सिक्कों से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सबसे पहले किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त शासकों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले जो शासक थे उनको हम लोग कुषाण बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किसने चलाए, तो सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के चलाने वाले जो शासक थे उनका नाम कुषाण था। सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के चलाए थे शकों ने। सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के किसने चलाए? शकों ने चलाए। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाने वाले जो शासक थे उनका नाम था सातवाहन। तो सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने, और सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाए थे शका ने। सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के चलाए थे कुषाणा ने। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे गुप्ता ने, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग 6 से 7 प्रश्न बहुत अच्छे सिक्कों पर बनते हैं जो आपके सामने हैं। आज के बाद कभी भी आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के, तो शकों का नाम बताना है। सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के कुषाण, नियमित सोने के सिक्के तो कुषाण, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के तो गुप्ता, सबसे पहले सोने के सिक्के तो मिनांडर यानी इंडो ग्रीक। ठीक है, याद रखना। तो इस प्रकार आप ये कुछ सिक्कों के क्वेश्चनों को भी बता सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन जो स्थल है उनमें से अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है लोहा। आप सब जानते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का प्रयोग करते थे, वो चांदी का प्रयोग करते थे, वो सोने का प्रयोग करते थे, वो टिन का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो इस बात की जानकारी दे कि ये लोग लोहे का प्रयोग करते थे। ठीक है, याद रखना, हड़प्पा वासी बड़े इंटेलिजेंट थे। ये लोग तांबे में टिन
तांबा प्लस टिन मिलाकर एक नई धातु बनाते थे जिसको हम लोग बोलते थे कांसा। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये कांसे का प्रयोग करना जानते थे। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है लोहा। तो हड़प्पा वासी किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? लोहे के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्थल से, प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का एक कंकाल भी प्राप्त हुआ है? देखिए ये जो प्रश्न है, कई सारी जगहों से मानव के साथ कुत्ते का एविडेंस मिला है। अगर हम दिए गए विकल्प के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें जो सही ऑप्शन है उसका नाम है बुर्जहोम। बुर्जहोम आपने सुना होगा। बुर्जहोम कश्मीर से मिला है। इसकी दो खास बातें हैं कि यहाँ एक मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है, और दूसरी खास बात है कि यहाँ पर गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास यानी पिट हाउस यानी गड्ढा घर। तो गर्त आवास यानी यहाँ के लोग जो है गड्ढा बनाकर घरों में रहते थे, गड्ढा के घरों में रहते थे। ठीक है, क्यों रहते थे? क्योंकि कश्मीर ठंडा है, उस समय जैकेट नहीं थी, वूलन के कपड़े नहीं थे, तो ये लोग क्या करते थे? गड्ढा खोदते थे और उसमें रहते थे। क्यों? ज़मीन के नीचे थोड़ा गर्माहट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कि हड़प्पा में ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा में ऐसा साक्ष्य हमको रोपण में मिला है, जहाँ पर मानव के साथ कुत्ता मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसा साक्ष्य हमको कहाँ मिला है, तो ऐसा साक्ष्य हमको आदमगढ़ में मिला है। कहाँ मिला है? आदमगढ़। आदमगढ़ जहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, जो इस बात का गवाह है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था पशु को। तो मानव द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? वो है कुत्ता। तो मानव और कुत्ते का जो साक्ष्य है, यानी मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य, वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ से भी मिलता है। आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जब हम पूछते हैं कि भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो दो प्लेस बताते हैं। एक है राजस्थान का बागोर जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, दूसरा है मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है, उस हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तुलुक वंश के शासक थे। किसके शासक थे? कृष्णदेवराय तुलुक वंश के एक महानतम शासक थे, और इनके द्वारा ही प्रसिद्ध विजयनगर के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य, बहुत अच्छा प्रश्न है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है हेमू। हेमू जो कि मूलतः रेवाड़ी का एक बनिया था। कौन था? रेवाड़ी का एक बनिया था, लेकिन अपनी योग्यता के दम पर इसे जो है इस्लाम शाह के शासनकाल में नौकरी मिलती है। इस्लाम शाह कौन है? इस्लाम शाह शेरशाह का लड़का था। तो इस्लाम शाह के समय से राज्य में नौकरी मिलती है, यानी सरकारी नौकरी लगती है। बाद में ये जो हमारा मोहम्मद शाह आदिल था, यानी अदाली, उसके समय ये पीएम बनता है। मोहम्मद आदिल शाह के समय मोहम्मद आदिल शाह ने इसे अपना क्या बनाया? इसे अपना पीएम बना लिया, प्रधानमंत्री। और बाद में इसने मुगलों को भारत से खदेड़ने का संकल्प किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था दिल्ली में। राज्याभिषेक करवाने के बाद इन्होंने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कहते हैं कि हेमू ने अपने मालिक के लिए 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें वो 22 जीते थे। 24 युद्ध में से 22 जीते। 35 दिन तक लगभग दिल्ली की गद्दी पर बैठे हेमू, जिसलिए इनको हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं। ये भारतीय इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू हैं। इनके बाद कोई भी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। और ये भी कब बैठे थे? दिल्ली सल्तनत के एक लंबे शासनकाल के बाद, और मुगलों में बाबर और हुमायूं के बाद। तो इस प्रकार एक लंबे शासनकाल के बाद कोई हिंदू कुछ समय के लिए, भले ही वो 1 महीना ही क्यों ना हो, वो यहाँ पर गद्दी पर बैठा था, जिनका नाम था हेमचंद्र, जिन्हें हम लोग अंतिम विक्रमादित्य भी कहते हैं। भारतीय इतिहास में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। टोटल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। ये विक्रमादित्य एक टाइटल था, ये बहुत पॉपुलर एक टाइटल था। जब भी कोई राजा किसी विदेशी शक्ति को हराता था तो वो अपने नाम के विक्रमादित्य शब्द लगाता था। लाइक सबसे पहले विक्रमादित्य का टाइटल उज्जैन के एक लोकल राजा ने धारण किया था 57 BC में,
और तब वो पहले विक्रमादित्य कहलाए थे। उन्होंने अपने नाम से कैलेंडर चलाया था जिसका नाम था विक्रम संवत 57 बीसी। उसके बाद ये नियम बना कि जब भी कोई राजा किसी विदेशी शक्ति को हराता था तो वो विक्रमादित्य लगाता था। तो ऐसे करके भारतीय इतिहास में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं और आखिरी जो विक्रमादित्य यानी 14वें विक्रमादित्य उनका नाम था हेमचंद्र। हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू की जो जीवन गाथा है उसमें 24 लड़ाई हैं, 22 जीती हैं और उनका वो किसके प्रधानमंत्री थे तो मोहम्मद आदिल शाह के। 1921 का मोपला विद्रोह, 1921 का जो मोपला आंदोलन है ये किसकी शाखा थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मोपला कहाँ पर है, देखिए आप अगर देखेंगे तो मोपला केरल में आपको जो समुद्र तट का इलाका है उस समुद्र तट के इलाके को ये केरल वाला इसको मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार। तो मालाबार में जो निम्न मुसलमान होते हैं यानी जो कृषक है और ज़्यादा अमीर नहीं है उन निम्न कृषक को यहाँ पर मोपला कहा जाता है, जो जात धर्म से मुस्लिम होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, मुस्लिम। तो ये जो मोपला होते थे मुस्लिम, यहाँ पर जो ज़मींदार थे वो हिंदू ज़मींदार थे। तो इनका टेंशन चल रहा था बहुत पहले से मतलब 1921 से पहले भी ये कई बार एक दूसरे से लड़ चुके थे, झगड़ चुके थे, विद्रोह कर चुके थे। अब समस्या क्या थी कि 1921 में भारत में एक आंदोलन चल रहा था। आंदोलन तो 2 चल रहे थे लेकिन इसमें मेन है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1919 में चला था, कब तक, 1924 तक। तो इस आंदोलन के दौरान ये जो मोपला लोग थे वो सांप्रदायिक वहाँ पर विद्रोह कर देते हैं केरल के मालाबार में, और ये 1921 में ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के जो मेन लीडर थे उनका नाम था अली मुसलियार। क्या नाम था, अली मुसलियार। तो अली मुसलियार द्वारा जो है केरल के मोपला में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और इन्होंने खिलाफत आंदोलन से अपने आप को जोड़ा था। आगे देखते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया था आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन आया था 1942 में, और 1942 में गांधी जी द्वारा इस भारत छोड़ो आंदोलन को लाने से पहले जो प्रस्ताव भारत में भेजा गया था उस प्रस्ताव का नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, 1942 में। जब क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया, गांधी जी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो गांधी जी ने इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजों ने कौन सा प्रस्ताव भेजा, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा था जिसे अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो दोस्तों, भारत में ऑपरेशन विजय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन विजय हम लोग हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाते हैं। इस महीने आएगा कल से, यानी जुलाई हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे विजय दिवस कब मनाया जाता है। विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। क्या किया था इस दिन हमने 1999 के कारगिल वॉर में, कौन से युद्ध में, कारगिल वॉर में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, पाकिस्तान को हरा दिया था। तो जब पाकिस्तान को हमने हरा दिया पूरी तरीके से, तो पाकिस्तान के विरुद्ध जो हमने युद्ध छेड़ा था उस युद्ध को हमने नाम दिया था ऑपरेशन विजय का। तो ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है, नाम है कारगिल वॉर 1999, और इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। 26 जुलाई को पाकिस्तान को हमने पूरी तरीके से उखाड़ फेंका, उसने सरेंडर कर दिया और भारत ने विजय दर्ज की, इसीलिए हम लोग 26 जुलाई को विजय दिवस मनाते हैं। विशप टुटू, देखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। विशप टुटू किस देश से संबंधित है, इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। वहाँ के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, इतिहास में इनका नाम है विशप टुटू, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अरविंद घोष ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, अरविंद घोष ने लिखा है। तो अरविंद घोष ने क्या लिखा है आपको बताना है। अरविंद घोष ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तक है। अरविंद घोष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपके काम आएगी। अरविंद घोष ने ICS का एग्ज़ाम पास किया था। इन्होंने ICS की परीक्षा दी। ICS की परीक्षा देने के बाद क्या हुआ था, ये घुड़सवारी में फेल हो गए थे। पहले एक घुड़सवारी की परीक्षा भी होती थी, तो घुड़सवारी में ये फेल कर गए, तो ICS नहीं बन पाए। बाद में ये क्या हुए, ये गरम दल से जुड़े, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, तो ये गरमपंथी लीडर हैं, याद रखिएगा।
बाद में ये एक केस में फंस गए थे और उस केस का नाम था मणिकतला षड्यंत्र केस में इनको जब सजा होने की बारी आई तो ये घबरा गए। इनको वकील ने जो है, इनके CR दास वकील थे, उन्होंने इस केस में इनको बचाया। इस केस से जब ये बच गए तो इस केस में बचने के बाद ये सन्यासी हो गए। कैसे सन्यासी हो गए? इन्होंने कहा कि मुझे जेल में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, और सन्यासी होने के बाद ये चले गए थे बाद में पांडिचेरी, और पांडिचेरी में इन्होंने एक आश्रम बनाया जिसको बोलते हैं ऑरोविले आश्रम। तो ऑरोविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी अरविंद घोष ने। तो यहीं पर उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम है द लाइफ डिवाइन। इसके अलावा अरविंद घोष के 2 क्वेश्चन और आप याद रख सकते हैं। अरविंद घोष ने एक पेपर निकाला था जिसका नाम था वंदे मातरम, ये इनकी पत्रिका का नाम है वंदे मातरम। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है कर्मयोगी। तो कर्मयोगी और वंदे मातरम ये इनकी पत्रिका का नाम है, लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। और ऑरोविले आश्रम की स्थापना पांडिचेरी में की थी, याद रखिएगा। ये है अरविंद घोष, ये महान क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष के भाई थे। अगला प्रश्न, द नेशन इन द मेकिंग। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये बहुत पॉपुलर किताब है और जब ये किताब आती है तो बच्चों से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो लेखक है वो किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ भी सेम किस्सा है, याद रखना। इन्होंने भी ICS की परीक्षा दी, पास कर गए। ICS की परीक्षा दी, पास कर गए। बाद में इनकी उम्र को लेकर विवाद हो गया, इनके सर्टिफिकेट के हिसाब से उम्र का इशू हो गया। तो उम्र विवाद की वजह से सरकार ने इनको क्या किया था? गवर्नमेंट ने इनको पद से हटा दिया। तो जब इन्हें पद से हटा दिया तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसको उनके पद से हटा दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा? वो थे ICS। ICS तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अब वो ICS रहे ही नहीं। इसके बाद इन्होंने 1876 में एक पार्टी बनाई, पार्टी का नाम रखा इंडियन एसोसिएशन। बहुत पॉपुलर ये पार्टी थी। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस से पहले सबसे बड़ी पार्टी थी। 1886 में उन्होंने इस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। तो 1886 में इनकी जो पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन वो कांग्रेस में बन गई। बाद में बहुत बड़े कांग्रेसी बन गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चलाया था और इन्होंने एक किताब लिखी है द नेशन इन द मेकिंग। इसके अलावा इन्हें बंगाल का या इन्हें बिना ताज का बादशाह कहते हैं। तो बिना ताज का बादशाह कहते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, जबकि भारत का बेताज बादशाह कहते हैं मिस्टर तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो भारत का बेताज बादशाह कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला प्रश्न है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है उनके बारे में आपको बताना है। तो जगत पिता किसे कहते हैं? देखिए, बहुत पॉपुलर एक शख्स थे जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा वही हैं जिन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। क्या किया? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। और इनको जो है उनके मुंडा जनजाति के लोग हैं वो धरती आबा कहते थे, यानी जगत पिता कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के पास चमत्कारी शक्तियाँ थीं। इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। इन्होंने कहा था कि हम कलयुग को ख़त्म करके सतयुग लाएंगे। क्या कहा था? हम कलयुग को ख़त्म करके सतयुग लाएंगे और दिकुओं के रक्त से भूमि को लाल कर देंगे, ऐसा बिरसा मुंडा ने कहा था। ठीक है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो रांची की जेल में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 1900 में। ठीक है, रांची की जेल में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु हुई थी हैजा से। ये हैं महान बिरसा मुंडा। बहुत कुछ है इनके बारे में, मैंने अभी आपको कुछ संक्षिप्त में बातें बता दी। अगला हमारा क्वेश्चन है पिछड़े वर्गों का उत्थान। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो देखिए बच्चों, पिछड़े वर्गों का जो मुख्य उत्थान का काम है वो किया था सत्यशोधक समाज ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। 1873 में इसके संस्थापक बने थे महात्मा ज्योतिबा फुले। क्योंकि ये महात्मा हैं, यानी ये दूसरों के सुख दुख में ज्योतिबा फुले, तो इनके द्वारा जो है एक समाज की स्थापना की गई जिसका नाम है क्या? सत्यशोधक समाज। इस समाज के द्वारा जो दलित और वंचित और जो पिछड़े लोग होते थे, यानी जो किसी वजह से जिनके साथ अत्याचार हुआ है या जिनके साथ सोसाइटी में अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनको आगे ले जाने के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था सत्यशोधक समाज।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन को हराकर बने थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घटना को इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? त्रिपुरी संकट। ये त्रिपुरी संकट क्या था? त्रिपुरी संकट का मतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनना चाहते थे, गांधी जी ने उनका विरोध किया, गांधी जी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया और उन कैंडिडेट का नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ये जो ई ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, हालांकि पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी है, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि इन्हें नेताजी के समक्ष खड़ा किया था गांधी जी ने। ये गांधी जी के समर्थक थे और गांधी जी ने कहा था पट्टाभी की हार मेरी हार होगी। जब चुनाव हुआ 1939 में, आप सब जानते हैं त्रिपुरी अधिवेशन 1939, तो इस अधिवेशन में जब चुनाव हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। तो ये कद था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वो भी उस दौर में। मैं यहाँ पर किसी को कम ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस दौर में, जिस दौर में गांधी जी अगर छींकते थे तो वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता था, हर कोई उसको कॉपी करता था। उस दौर में गांधी जी के समर्थक को हराना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक है, तो कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? 2 बार अध्यक्ष बने। जब उनका विरोध गांधी गुट के लोगों के द्वारा किया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आप सब जानते हैं 1861 के अधिनियम के द्वारा अध्यादेश को जारी करने की शक्ति वायसराय को दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें बताइए, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया क्योंकि हम लोग तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग आंसर कैसे बताएंगे? आंसर तो मुझे ही बताना है। देखिए, अगर आप इनका कार्यकाल देखें तो करजन मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत पहले थे, इरविन संभवतः समय के थे, लिथगोपी समय के थे। लेकिन भारत विभाजन हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को मनाने का प्रयास भी किया था, क्योंकि जिन्ना का जो हट था उसको दोषी माना गया। हालांकि देखिए, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, सारा का सारा दोष मोहम्मद अली जिन्ना पर रखा गया है भारत विभाजन का। लेकिन तत्कालीन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि उसमें बात नहीं बनी, वो एक बड़ा विषय है चर्चा करने के लिए। फिलहाल आंसर याद रखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत विभाजन के सर्वाधिक उत्तरदायी माना था। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति वैसे तो भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति का संबंध है 1789 से। 1789 में बास्तील का पतन हुआ था। बास्तील जो फ्रांस का एक बहुत फेमस दुर्ग था, तो बास्तील का पतन जिस दिन हुआ उसी दिन जो है फ्रांस की क्रांति प्रारंभ मानी जाती है। तो 1789 में बास्तील के पतन के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कई चरणों में संपन्न हुई और काफ़ी खतरनाक दौर वहाँ पर रहा, जिसमें नेपोलियन का उत्कर्ष और नेपोलियन का पतन भी इसी क्रांति का एक हिस्सा माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल कहाँ है भाई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडियन स्ट्रगल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्ट्रगल नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको बताना है, जल्दी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक किताब लिखी गई थी,
भारत की आज़ादी पर। बहुत फेमस उनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल जो है, सॉरी उनकी किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल, जो है वो भारत की आज़ादी पर या राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो लिखी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी व उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले जो पहले आदिवासी नेता थे उनका नाम था दोस्तों जदोनांग। वैसे यहाँ थोड़ा गलत लिखा है उनका नाम, उनका सही नाम था रोगमई जदोनांग। क्या नाम था? रोगमई जदोनांग। तो रोगमई जदोनांग द्वारा गांधी जी से प्रभावित होने वाले वो पहले नेता थे। इन्होंने मणिपुर में एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का नाम था नागा आंदोलन। इन्हीं के आंदोलन का नाम क्या था? नागा आंदोलन, जिस आंदोलन को हम लोग मणिपुर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? मणिपुर आंदोलन भी कहते हैं। तो नागा आंदोलन या मणिपुर आंदोलन चलाया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ कर इन्हें फांसी दे दी। जब इनको फांसी दे दी तो इनकी एक 17 साल की बहन थी जिसका नाम था गैडेनिल्यू। गैडेनिल्यू ने इस आंदोलन को चलाया और उन्होंने इस आंदोलन को अपने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया था। बाद में रानी गैडेनिल्यू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। ये आपका 44 क्वेश्चन है। हम इस में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जिन्होंने की थी उनका नाम था जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में वाराणसी में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि वाराणसी के इतिहास में एक चीज़ और है कि 1898 में वहाँ पर एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी खोला गया था। क्या खोला गया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही आगे चलकर 1916 में BHU बना था। तो 1916 में BHU क्या बना? बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज। उससे पहले BHU को बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज बोलते थे। इसकी संस्थापक थी एनी बेसेंट, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट के द्वारा, और BHU की स्थापना MMM यानी मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में की गई थी। याद रखिएगा। तो 45 का आंसर होगा A। आपका अगला प्रश्न है, कल्हड़ कृत राजतरंगिणी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो राजतरंगिणी में जो कुल कितने तरंग हैं, ध्यान से सुन लीजिए। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 8 तरंग। 8 तरंगों में शुरू के जो 3 तरंग हैं, 3 तरंग, उन तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी है। कश्मीर का प्राचीन इतिहास। फिर इसमें आपको जो 4th से लेकर 6th तक का है उसमें आपको मिलेगा कारकोट और उत्पल वंश की जानकारी। कारकोट प्लस उत्पल। और उसके बाद जो इसमें 7th और 8th है उसमें आपको लोहार वंश की जानकारी मिलेगी। लोहार वंश। तो कश्मीर में देखिएगा, कश्मीर में 7वीं 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक 3 डायनेस्टी ने शासन किया। उसमें एक कारकोट है, एक उत्पल है, एक लोहार है। ये जो कल्हड़ थे, कल्हड़ जिन्होंने एक किताब लिखी है, कल्हड़ लोहार वंश के शासक एक तो हर्ष और उसके बाद जयसिंह के दरबार में रहते थे। जयसिंह के शासनकाल में ये किताब लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास बताया गया, संस्कृत भाषा में बताया गया। पूरा इतिहास इसमें जो है प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। कल्हड़ की एक सबसे अच्छी खूबी ये थी कि कल्हड़ ने किसी राजा के गुण और दोषों की चर्चा करते समय बराबर का पैमाना अपनाया है। यानी बाकी कवियों की तरह जो राजा के दरबारी कवि जनरली होते थे वो अपने राजा की प्रशंसा ज़्यादा करते थे, लेकिन कल्हड़ ने ऐसा नहीं किया, सबको बराबर जो है महत्व दिया। आपका अगला क्वेश्चन है, उस चोल शासक का नाम बताइए। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला जो चोल शासक था, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हाईलाइट कर रहे हैं श्रीलंका का उत्तरी भाग। तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करने वाले राजा का नाम राजराज वन था। राजराज वन ने श्रीलंका पर जब अटैक किया था तो ये क्या करते हैं कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पर इस हिस्से पर इन्होंने अधिकार करके उसको तोड़ दिया था। अनुराधापुर उसकी राजधानी थी, राजराज वन। हालांकि अगर आपको इस प्रश्न में ये पूछा जाता कि इस चोल राजा का नाम बताइए जिसने श्रीलंका विजय की,
पूरा विजय करना और अधूरा विजय करना दोनों में अंतर है। श्रीलंका विजय करने का जो क्रेडिट है वो राजेंद्र प्रथम को जाता है, जो इनके पुत्र थे राजराज वन के, क्योंकि इन्होंने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था ऐसे पूरे। ठीक है, तो वो अलग प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की? किस चोल सेना ने जल सेना प्रारंभ की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस चोल राजा का नाम है राजेंद्र वन नहीं है, राजराज वन है। क्योंकि पहले तो अटैक राजराज वन ने किया ना, राजराज वन ने पहले श्रीलंका पर अटैक किया, तो श्रीलंका तक उड़कर तो गए नहीं होंगे, नौसेना की ज़रूरत होगी। इन्होंने मालदीव पर भी अधिकार किया था, तो मालदीव पर भी ये नौसेना लेकर गए होंगे। तो इनके शासनकाल में चोल सेना जो है प्रारंभ होती है, लेकिन सबसे बड़ी विशाल चोल सेना का निर्माण जो है वो राजेंद्र वन ने किया था। राजेंद्र वन के समय जो बे ऑफ बंगाल था, उस बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में इतनी सेना रहती थी इनकी नौसेना कि इस बंगाल की खाड़ी का नाम राजेंद्र वन के समय चोल झील हो गया था। तो ये प्रश्न अच्छा पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई, तो आपका आंसर होगा राजेंद्र वन। या आपसे पूछा जाए सबसे विशाल शक्तिशाली नौसेना किस चोल राजा की थी, तो आपका आंसर होगा राजेंद्र वन। राजेंद्र वन ने इंडोनेशिया तक के द्वीपों पर अधिकार कर लिया था, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार राजेंद्र वन एक महानतम चोल शासक थे। 49 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था उसका नाम क्या है? तो उस पहले ईरानी शासक का नाम हम देखने जा रहे हैं जिसने भारत के कुछ, देखिए अगर इसमें से ये वर्ड हटा दिया जाता था कि कुछ भाग पर अधिकार कर लिया, केवल आक्रमणकारी, तो आंसर चेंज होता। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि पहला राजा जिसने भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया उसका नाम था डेरियस। तो डेरियस जो है इसका सही आंसर है, जिसने भारत के कुछ भागों को जीत लिया था। हालांकि पहला आक्रमण साइरस ने किया था, परंतु साइरस भारत को जीत नहीं पाया था। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आगे का हम लोग अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना हुआ है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जहाँ पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार है, वहीं पर एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ है और इस लौह स्तंभ को बोलते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। आपने सुना होगा, मेहरौली लौह स्तंभ के लेख के नाम से जाना जाता है। ये संभवतः गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल का है और उस पर केवल चंद्र नाम का उल्लेख है। तो ये गुप्त काल से संबंधित है और ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये गुप्त काल में बना है और तब से लेकर आज तक इसमें जंग नहीं लगी है, क्योंकि ये अष्ट धातु से बना है, यानी इसमें कुछ और धातुएं बनाई गई हैं। है लोहे का, लेकिन उसमें कुछ मिश्रण किया गया जिसकी वजह से वो जंग नहीं लगती। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, ये प्रश्न आपको कैसे लगे और इन प्रश्नों से आपको कितनी मदद मिली? अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, आपको मेरी मेहनत, आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे आगे जो है वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और आइए मैं आपको बताता हूँ अपनी फ्री क्लासेस और स्पेशल क्लासेस के बारे में कि कैसे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए